हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई, हरियाणा सरकार के अगर कर्मचारी तो इस चैनल को सब्सक्राइब बिना देरी के कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको हरियाणा सरकार से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शंस, रूल, सर्विस रूल, जनरल रूल, एक्स ग्रेशिया, हर चीज जो सरकारी कर्मचारी से संबंधित होती है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। वीडियो भी बनाता हूँ और आपको मैं अपना पीडीएफ के थ्रू जो रूल है वो भी शेयर कर देता हूँ। उसको लेने के लिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इधर जुड़ जाना। 22,000 कर्मचारी लगभग जुड़ चुके हैं वहां पे। ठीक है जी। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक नोटिस आया और बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस है, क्योंकि इस जिस टॉपिक की आज ये वीडियो जो आपने थंबनेल पे देखा, तो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के द्वारा बहुत कुछ क्लियर किया गया है, क्योंकि इस तरह की जो डिस्प्यूट है बहुत सारे ऑफिस में है, खासकर जब एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं तब दिक्कत आती है। तो यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दी गई है। काफी ज्यादा लेटर्स जो इससे पहले इश्यू हुए थे उन्हीं का क्लैरिफिकेशन दिया गया। क्या? रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट थ्रू प्रॉपर चैनल, 3 दिसंबर का नोटिस है और काफी ज्यादा लेटर इसमें इंक्लूड है। तो चलो मैं आपके सामने डाउनलोड कर देता हूँ इसको और फिर इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। तो पुराने जितने लेटर थे सभी के बारे में क्लैरिफिकेशन दी गई, क्योंकि कई डिपार्टमेंट में क्या है, हर चीज के ऊपर बहसबाजी होती है कि ऐसा नहीं है, रिजाइन दे रहे हो नोटिस देना पड़ेगा, कोई कहता है नहीं देना, कोई कहता है सैलरी दो, कोई कहता है मत दो। ठीक है। कोई प्रॉपर चैनल कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कहता है एनओसी लाओ, कोई कुछ। तो इस तरह की दिक्कतें थी। तो अब उसका समाधान जहां तक है मेरा हो जाएगा इस लेटर के आने के बाद। देखो, देखो जी, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो, एचआरडी की ब्रांच 3 की तरफ से है। क्या? सभी डिपार्टमेंट्स के एसीएस को, हेड को, मैनेजिंग डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, डीसी, डिवीजनल कमिश्नर और यूनिवर्सिटीज को क्या है सब्जेक्ट? देखो, रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट थ्रू प्रॉपर चैनल। मतलब सर्विस से इस्तीफा देना और थ्रू प्रॉपर चैनल, जबकि नई अपॉइंटमेंट कहीं होती है, यानी कि एक अपॉइंटमेंट के बाद जब दूसरी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट बोलते हैं उसको, जब होती है तो उसका प्रॉपर चैनल फॉर्म का सबमिशन कैसे होगा, क्या जरूरत होती है। देखो, यहाँ पे बताया है कि भाई इस तरह के जो आई एम लाइक टू इनवाइट योर अटेंशन सब्जेक्ट, क्या? से दैट द मैटर रिगार्डिंग रिवीजन, कंसोलिडेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन pertaining to acceptance और विड्रॉ रेजिग्नेशन, यानी कि इस्तीफा लेना और वापस ले, एक्सेप्ट करना और वापस लेना, फ्रॉम सर्विस एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल फॉर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, यानी कि प्रॉपर चैनल के थ्रू जब फॉर्म भरते हैं तो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट होती है उस चीज का। वाज अंडर कंसिडरेशन सिंस फ्रॉम सम टाइम पास्ट, पिछले काफी टाइम से कंसिडर किया जा रहा है। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू इशू रिवाइज्ड, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन रिवाइज करके डिसाइड, सरकार ने डिसाइड किया कि भाई जो इंस्ट्रक्शन को रिवाइज किया जाए। ठीक है जी। तो रिवाइज कैसे? आप देखो, यहाँ पे एक लिस्ट भी दी गई है बाद में, ऑल द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन लिस्टेड एज, इंस्ट्रक्शन भी एज अंडर। तो कुछ जो पुरानी इंस्ट्रक्शन थी उनको भी लिस्ट किया गया, अक्सर भी मैं वो बताऊंगा। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? रेजिग्नेशन है, टेक्निकल रेजिग्नेशन। इसके ऊपर बड़ा रोड़ा होता है भाई। ठीक है, बहुत रोड़ा होता है। क्या? देखो, रेजिग्नेशन इज एन इंटीमेशन इज राइटिंग सेंड टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि जो इस्तीफा है वो एक इंटीमेशन होता है लिखित में अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। क्या? बाई ए पर्सन होल्डिंग। देखो, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है भाई, लेकिन ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपका इसमें बहुत ज्यादा इश्यू है वो आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। और खासकर जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं ना, वो तो जरूर देख लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा बहसबाजी ऑफिस में बैठने वाले जो डील करते हैं फील्ड के, उनको वो करते हैं कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तो देखो, होल्डिंग अ पोस्ट ऑफ टेम्परेरी और परमानेंट कैपेसिटी, दोनों तरीके की पोस्ट। ठीक है। यानी कि जब बंदा प्रोविजन पीरियड में तो टेम्परेरी होता है, उसके बाद परमानेंट काउंट किया जाता है उसको। विद इंटेंशन टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस आइदर इमीडिएटली और फॉर ए फ्यूचर स्पेसिफिक डेट। मतलब रिजाइन जो होता है वो आप स्पेसिफिक डेट भी दे सकते हो कि भाई मैं 25 तारीख से मेरा रिजाइन समझा, 25 दिसंबर से। कोई ये कह सकता है कि मैं अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देता हूँ, तो रिमाइंड करेगा आपने लिखा क्या है वो वाली चीज। और टेक्निकल रिजाइन ऑल्सो इंटीमेशन इज राइटिंग टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी। टेक्निकल रिजाइन क्या होता है वो सुन लो। विच इज सबमिटेड बाय द टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस with the intention to join service of subsequent appointment on his selection from open market through recruiting agency हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और बाई वे ऑफ ट्रांसफर या ऑब्जॉर्प्शन ऑफ अदरवाइज इन ए न्यू डिपार्टमेंट। मतलब जब टेम्परेरी, सॉरी, टेक्निकल डिजाइन का मतलब है
जब किसी बंदे का, टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, अगर किसी दूसरी सर्विस में अपॉइंटमेंट हो जाता है, ठीक है, ओपन मार्केट के थ्रू, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से कोई और हो, ठीक है, या तो ये हो जाए, या फिर कई बार डिपार्टमेंट क्या खत्म हो जाता है, अबोलिश कर देते हैं उसको, या कोई और चीजें हो जाती हैं, तो इस टाइप का जब मैटर आता है, तो जब जो रिजाइन दिया जाता है तो वो उसका टेक्निकल रिजाइन माना जाता है। एक बात ध्यान देना अब इसमें, टेक्निकल रिजाइन देने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, ये जो अगली लाइन है ये है सबसे मेन, एंड द सेम इज एक्सेप्टेबल अंडर दीज इंस्ट्रक्शन विदाउट एनी 1 month नोटिस और सैलरी इज लीव देयर ऑफ। मतलब मतलब कि जो ये ऊपर इंस्ट्रक्शन दी है ये आपकी, तो उसमें आपको ना 1 महीने की नोटिस की जरूरत है, ना 1 महीने की सैलरी की जरूरत है। और इस चीज के ऊपर मैंने बहुत बार कई लोगों से डिपार्टमेंट्स में खूब बहस हुई है, लेकिन वो मानते नहीं, क्यों, वो पुराने ढर्रे पे चलते हैं, उन्होंने जो देखा वही वो चला रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ के खुश नहीं। इसमें साफ साफ लिखा है कि एक्सेप्ट किया जाएगा अंडर दीज इंस्ट्रक्शंस विदाउट एनी 1 month नोटिस और सैलरी, यानी कि बिना, और आप मुझे पता है कमेंट आएगी जी मेरे से भी 1 महीने की सैलरी ली, मेरा भी टेक्निकल डिजाइन था, मेरे से भी 1 महीने की सैलरी, मेरा भी टेक्निकल डिजाइन था, लेकिन पहले भी ये कंडीशन थी, अब और क्लैरिफाई कर दी है। ठीक है जी, 1972 की इंस्ट्रक्शंस है, उसमें यही चीज लिखी है, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की, मैंने बाकायदा वो टेलीग्राम पे भी शेयर करी थी। अब दूसरी आ जाओ, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट विद इन द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अगर आप हरियाणा सरकार के अंदर ही कोई सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा बताया है। जर्नली बताया भाई, जो एप्लीकेंट और सर्विस में होता है वो डिपार्टमेंट में अपने में जो है वो किसी और अपॉइंटमेंट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट में भर्ती में भाग लेता है, और बहुत सी ऐसी चीजें होती है। तो एक 2018 का लेटर आया था, उसी का जिक्र इसमें 8 मार्च 2018 का, ये लेटर भी मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे डाला हुआ है। इसमें ये बताया गया था भाई एनओसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनओसी उनको चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज नॉट एग्जीक्यूट एनी बॉन्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट may forward his application for subsequent appointment to the recruiting agency of the Haryana state government without obtaining any no objection certificate from appointing authority। मतलब कि अगर आपका बॉन्ड नहीं है तो आपको एनओसी की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना नॉर्मल फॉर्म भर के डिपार्टमेंट को दे सकते हो, डिपार्टमेंट आपका रिक्रूटिंग एजेंसी को भेजेगा बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के। इस चीज पे भी बहसबाजी होती है, क्यों, जब आपने एनओसी ली थी, एनओसी दिखाओ, जब रिजाइन देने का टाइम आता है कहते हैं आपने एनओसी नहीं ली, हम क्यों माने टेक्निकल डिजाइन, आपका तो प्रॉपर चैनल था ही नहीं, ये बहस होती है। कई डिपार्टमेंट में नाम लूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि जी हमारा नाम ले दिया, वो हो जाती है ना, के नाम मेरे पास बहुत है, डिपार्टमेंट के भी नाम और बंदों के भी नाम है, इसलिए नाम लेना ठीक नहीं किसी का, ठीक है, ये बताया गया है। लेकिन क्या लिखा है कि जो ये मतलब वो बंदा अपना फॉर्म भर के अपने डिपार्टमेंट को देगा, हेड ऑफ ऑफिस है, लास्ट डेट से पहले पहले उसको अपॉइंट, उसको जो एजेंसी है रिक्रूटमेंट वाली, ठीक है, वो उसके पास भेज देगा, आपका डिपार्टमेंट, आप अपने डिपार्टमेंट को दोगे। इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय हु हैज एग्जीक्यूट बॉन्ड, जिसके पास बॉन्ड है, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर वगैरह जिनका बॉन्ड होता है, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा भाई, ये पहले भी था आज भी है, ठीक है, उसके बिना वो फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है जी, इफ द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय वाज डायरेक्टली फॉरवर्ड टू, ये इसमें सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बस वही है कि अगर किसी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या अगर ये डॉक्टर वगैरह है वो बिना उसके बाद देते तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। तो ये तो चीज पहले भी थी, लेकिन अब क्लैरिफाई कर दिया है एक ही लेटर में सब कुछ क्लियर। अगला आ जाओ, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट टू यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। ऊपर तो थी हरियाणा की, अब है यूनियन गवर्नमेंट की या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे सभी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा भाई, साफ साफ लिखा है। अगर आप हरियाणा से बाहर जाते हो स्टेट गवर्नमेंट में, चाहे एसएससी का फॉर्म हो चाहे यूपीएससी का हो, तो आपको जो है क्या नाम है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर। फॉरवर्डिंग टू एडवांस कॉपी रिक्रूटिंग एजेंसी, ये डिपार्टमेंट के लिए है कि जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू प्रॉपर चैनल के द्वारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने डिपार्टमेंट को देता है, एडवांस कॉपी देता है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स, फीस डॉक्यूमेंट है, सब कुछ रिक्रूटिंग एजेंसी को क्लोजिंग डेट से पहले पहले भेजने हैं। द रिक्रूटिंग, और जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो उसको कंसिडर करेगी, ये चीज लिखी है जो इन सर्विस कैंडिडेट्स है। आगे चलो, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बाय द रिक्रूटिंग एजेंसी,
The recruiting agencies are directed to seek self-declaration from the government employee who submit his application directly or any subsequent appointment to the effect that he is not facing any disciplinary and judicial provision. बस ये सिंपल है कि शपथ पत्र लेना है रिक्रूटिंग एजेंसी को कि भाई मेरे खिलाफ कोई मतलब अगर कोई एम्प्लॉई है ऑलरेडी तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो रही हो डिपार्टमेंट की, चल ना रही हो, लंबित ना हो, कोई विजिलेंस इंक्वायरी ना चल रही हो, तो इस तरह के वो शपथ पत्र हो। अब आ जाओ यहाँ पे है भाई एक और बढ़िया पॉइंट, वो तो बता ही दिया टेक्निकल डिजाइन के ऊपर। अब नीचे आ जाओ, क्या 1 month नोटिस और सैलरी इन ल्यू देयर ऑफ फॉर रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस। जो 1 month का नोटिस और जो सैलरी देने की बात है, तो वो कब रिजाइन होता है, जब देना पड़ता है। टेक्निकल में तो बता दिया नहीं देना, ऊपर बताया मैंने। और जिससे पैसे लिए हैं इस तरह के जमा करवाए हैं, वो अपना ये लेटर दिखा के वहां पे उनसे वापिस लो। Save as otherwise provide these instructions. A government employee of any group working in regular basis, चाहे वो permanent हो चाहे temporary हो, who intend to resign from service due to family circumstances or any other reason has to submit 1 month notice or deposit salary thereof, provide the salary shall be deposited with the prior approval of appointing authority. मतलब अगर कोई बंदा फैमिली सर्कमस्टांसिस या किसी और रीजन से इस्तीफा देता है, यानी कि उसकी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट नहीं है और उसका टेक्निकल रिजाइन नहीं है, इसके अलावा कोई रीजन है, तो उसको या तो 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा या फिर अपना 1 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन कैसे, पहले अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी उस चीज की, उसके बाद आप जो है पैसे जमा कर सकते हो। ठीक है जी। द गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल कंटिन्यू टू द गवर्नमेंट सर्विस अंटिल हिज रेजिग्नेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिलीविंग इन हिज ड्यूटी। मतलब जब तक उसका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हो जाता, ड्यूटी से रिलीव नहीं हो जाता, जब तक वो अपनी नौकरी कंटिन्यू करेगा। It is not open to a government employee to relinquish the in charge after depositing 1 month salary in due notice otherwise is। मतलब कि मान लो उसने जमा कर दिया पैसा 1 महीने का या नोटिस दे दिया, तो उसका ये मतलब नहीं कि बस वो अपना मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय तरीके से वहां से उसका कोई चार्ज नहीं, सब कुछ रहेगा जब तक उसका एक्सेप्ट नहीं हो जाता। ये बात है। सैलरी में बता दिया क्या क्या रहेगा, वो सबको पता है, बेसिक पे, यानी कि जो आपकी ग्रोस पे है वो सारी सारी वापस देनी, कुल मिला के बात ये है। और 30 दिन माना जाएगा उसका, ट्रीटेड इक्वल टू 1 मंथ, 30 दिन को 1 महीने के बराबर माना जाएगा, ये नहीं कि 31 का महीना है, ये है नहीं। अच्छा, नेसेसरी प्रोविजन इन द अपॉइंटमेंट लेटर रिगार्डिंग 1 मंथ नोटिस और सैलरी ड्यू और रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। मतलब अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर ये प्रोविजन होना भी नेसेसरी कर दिया है। ये 1 मंथ सैलरी वाला जो नोट लाइन है, तो जब भी कोई अपॉइंटमेंट होगी किसी की, तो उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा उसमें ये प्रोविजन लिखना कंपलसरी करा है। कईयों में आता है, कईयों में नहीं आता, कोई ध्यान देता कोई नहीं देता। कई अपॉइंटमेंट में लिखा होता है, कईयों में नहीं लिखा होता। क्या लिखा है, नेसेसरी रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ 1 मंथ नोटिस और सैलरी इन ड्यू देयर फॉर रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस शुड बी मेड बिटवीन द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी एंड द एम्प्लॉय कंसर्न बाय अपॉइंटमेंट लेटर। यानी कि जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो उसके अपॉइंटमेंट लेटर में इन चीजों का प्रावधान करेगी। ठीक है। However, there is no need to mention any such provision where the service of government employee are liable to terminate at any time without 1 month notice। मतलब ये भी लिखना प्रोविजन होना चाहिए कि अगर सरकार किसी एम्प्लॉय को जो है टर्मिनेट करती है विदाउट 1 मंथ के नोटिस भी टर्मिनेट कर सकती है। वो लिखा होता है, बहुत बार हमने देखा है कि आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, बिना नोटिस दिए भी टर्मिनेट किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कारण क्या है। अब यहाँ पे देखो, नो नोटिस ऑफ 1 मंथ और सैलरी ड्यू देयर फॉर रेजिग्नेशन ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मतलब वो सर्कमस्टांसेस कंडीशन बताई है जहां पे 1 मंथ के नोटिस की और सैलरी की जरूरत नहीं है रिजाइन देते टाइम। अब ये देखो कौन कौन सी है ये सर्कमस्टांसेस जहां पे नहीं चाहिए। क्या पहला पॉइंट क्या है, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट एट द टाइम व्हेन ही वाज नॉट इन सर्विस। ये चीज भी पहले से है, मानते नहीं है लेकिन पहले भी थी, आज भी बताई है। यानी कि जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट का, आज मान लो कोई नौकरी लग गया और उसने नौकरी लगने से पहले एक फार्म और भर रखा है पहले ही, ठीक है, और उस 2 फार्म भरे उसने, एक में उसकी ज्वाइनिंग हो गई, एक में अभी चल रहा था, रिजल्ट नहीं आया था, और ज्वाइनिंग होने के 2 महीने के बाद मान लो उसका वो रिजल्ट आ जाता है, उसका सिलेक्शन उस नौकरी में हो गया, तो उसको उस टाइम पे 1 महीने की सैलरी या फिर वो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ये इसमें लिखा है कि जिस टाइम वो सर्विस में नहीं था उस टाइम पे अगर कोई फॉर्म सबमिट किया हुआ है, ठीक है, किसी भी हरियाणा गवर्नमेंट में, ठीक है जी, इन such case on the his appointment from one post to another within Haryana government or other government,
he will be not to submit any 1 month notice or resignation to deposit salary. ठीक है जी. The question of submission of application with no objection certificate or through proper channel does not arise because the incumbent was not in service any government at that time. मतलब जो ये कहते हैं कि फार्म प्रॉपर चैनल नहीं था, आपने तो फार्म नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता है, क्योंकि जब बंदा सर्विस में ही नहीं था तो इन चीजों का कोई महत्व नहीं है. तो यानी कि जो बंदा नौकरी लगने से पहले जितने भी फॉर्म भरता है और फिर कोई एक नौकरी लग जाता है और उस नौकरी लगने के बाद पहले भरे हुए फार्म में कभी भी ज्वाइनिंग होती है तो उसका कोई सैलरी या नोटिस देने की जरूरत नहीं है और उसका टेक्निकल डिजाइन माना जाएगा. ये चीज पहले भी थी रूल नंबर 16 एचसीएस पेंशन रूल में, ये मेंशन है साफ साफ, अब इसमें क्लियर कर दिया है. दूसरा है इसका क्या, वेयर द एप्लीकेशन फॉर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट कैन बी सबमिटेड विदाउट ऑब्टेनिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और प्रायर अप्रूवल ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ए पोस्ट एनी डिपार्टमेंट अंडर द हरियाणा गवर्नमेंट एज पर प्रोविजन पैरा 2 ऑन दीज इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. और यानी कि जो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट जहां पे किसी ने फॉर्म भरा था जिसमें बिना एनओसी के या प्रायर अप्रूवल के, यानी कि जिसमें एनओसी की जरूरत नहीं होती, ठीक है, अगर इस तरह का कोई बंदा जिसने फॉर्म भरा है किसी भी हरियाणा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके ऊपर भी पैरा 2 लागू होता है. कौन सा पैरा 2 ऊपर है, ठीक है, पैरा 2 ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस. क्या है पैरा 2 दीज इंस्ट्रक्शंस, वो है ये नीचे देखो क्या ये भी लिखा है ऑन, और ये चीज भी लागू होगी जो ऊपर बताई थी, वही सेम चीज यहाँ पे है कि absorption या अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर ऑफ ए टेम्पोररी गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर विद द अप्रूवल ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी. यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि एक बंदा पूरा का पूरा ट्रांसफर होकर दूसरे डिपार्टमेंट में आ जाता है. इस तरह का अगर केस है तो प्रॉपर अप्रूवल के साथ वो आया हो. इन द अबव सर्कमस्टांसेस incumbent will have to submit an application for technical resign which may be accepted by the appointing authority provided the incumbent has not executed any bond with the state government or conduct the Haryana government employees not under investigation. मतलब कि ये जो ऊपर सर्कमस्टांसेस बताए हैं इसमें अगर उसने फॉर्म भरा था अपना, सबमिट किया था एप्लीकेशन किस चीज के लिए, टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए, और उसका एक्सेप्ट करती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो जो बंदा है उसका बॉन्ड वगैरह होना नहीं चाहिए और ना ही उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चालू होनी चाहिए. तो ऐसे अगर केस हैं तो उनको भी 1 महीने की सैलरी देने की जरूरत नहीं है. ठीक है जी. अब आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया. अब है जी रेजिग्नेशन बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज एग्जीक्यूटिव बॉन्ड, यानी कि जिन्होंने जिनके साथ कोई बॉन्ड है सरकार का उनका रिजाइन कैसे हो गया. यानी डॉक्टर, इंजीनियर या जिनका भी बॉन्ड होता है, कई पोस्टों का बॉन्ड है कि आपका बॉन्ड है ये, तो उस तरह की जो पोस्ट है उनके बारे में बताया गया है. तो उनको तो भाई प्रॉपर चैनल एनओसी वगैरह लेकर के इन सब चीजों से अपना रिजाइन देना पड़ता है, वो पहले फॉर्म भरा हो तब. ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या है, व्हेन टेक्निकल रिजाइन is submitted by the government employee who has executed bond on his subsequent appointment to a post within the Haryana government, the same may be a subject of the following condition. लेकिन अगर वो बंदा प्रॉपर चैनल से टेक्निकल डिजाइन वगैरह का फॉर्मेलिटी पूरी करके अगर वो करता है, अपॉइंटमेंट होती है उसकी, तो फिर ये कंडीशंस है क्या, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट और सबमिटेड थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि उसने प्रॉपर चैनल फॉर्म भरा हो. दूसरा सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट इन डिपार्टमेंट अंडर हरियाणा गवर्नमेंट और नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो उसकी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट है वो हरियाणा सरकार में ही हुई हो, भारत सरकार में या अदर स्टेट गवर्नमेंट में ना हुई हो. दूसरी कंडीशन ये है. तीसरा, द बॉन्ड ऑलरेडी एग्जीक्यूट बाय हिम shall remain in force up to the date of original period of such bond. Necessary provision on his regard shall be made in the appointment letter by new department. The original क्या है, indemnity bond shall be forwarded by the previous department organization new department. यानी कि जो उसका बॉन्ड था वो एग्जीक्यूट है ऑलरेडी, और जो उसका बचा हुआ है जितना भी, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अगले नए डिपार्टमेंट को. ठीक है. ये प्रोविजन उसमें बताया गया है. ठीक है जी. अपॉइंटमेंट लेटर में ये प्रोविजन नया डिपार्टमेंट करेगा. अगला है जी रेजिग्नेशन बाय ए टेम्पररी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन हिज सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट विद इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, कि टेम्पररी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट होने पर, वो भी हरियाणा सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसका रिजाइन देने का क्या है सिस्टम, वो यहाँ पे देखो. ए टेम्पररी गवर्नमेंट एम्प्लॉय डज नॉट होल्ड ए लीन, ठीक है, यानी जिसने लीन कब होता है, जब बंदा परमानेंट, यानी कि सब उसका प्रोविजन पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद लीन बढ़ता है.
ठीक है। तो जो लीन पे नहीं है तो ही टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जब वो प्रोविजन पीरियड में है। ऑफ एनी पोस्ट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉडी एटसेट्रा वाज हरियाणा गवर्नमेंट on his subsequent appointment from one sorry from open market through a recruiting agency to a new post within the same or any other department and Haryana government, he will have to submit technical design from service। यानी कि वो अपना टेक्निकल डिजाइन सबमिट करेगा ऐसे केस में। कब? जब वो टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर लीन नहीं है, ध्यान देना लीन नहीं है, लीन वालों का रूल आगे आएगा, तो वो अपना टेक्निकल डिजाइन सबमिट करेगा अगर वो ओपन मार्केट से हरियाणा में ही सिलेक्ट हुआ है तो, हरियाणा से बाहर नहीं। ठीक है जी, ये लिख दिया यहाँ पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर इज अप्लाइड और विद और विदाउट एनओसी सर्टिफिकेट। ये नहीं देखना, कोई फैक्ट की जरूरत नहीं है कि उसने विदाउट एनओसी भरा था या विद एनओसी, उसकी जरूरत नहीं है। However, the provision of 1 month notice or deposit salary in lieu there shall be applicable when the application was through submitted with no objection certificate as per provision these instruction, but the same was submitted without obtaining such certificate। मतलब जो आपका प्रोविजन जो 1 मंथ सैलरी नोटिस का डिपॉजिट सैलरी वाला जो है, तो वो एप्लीकेबल वहां पर होगा जहां पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ जो प्रोविजन लगता है इंस्ट्रक्शन वो। ठीक है जी, यानी कि जहां पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए वहां पे वो 1 मंथ सैलरी वाला चलता है सिस्टम, यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, बट द सेम वाज सबमिटेड विदाउट ऑब्टेनिंग सच सर्टिफिकेट। आगे है जी, नो नीड ऑफ रेजिग्नेशन बाय परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो परमानेंट एम्प्लॉय मतलब जिनका प्रोविजन पूरा हो चुका है उनको रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। सीधी बात ये यहाँ पे ये बड़ी मेन बात निकल के आई है, कब रिजाइन देने की जरूरत नहीं है, और सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट विद इन द हरियाणा गवर्नमेंट। अब देखो ये तोड़ कर देगा आपकी इस वीडियो का। पहली बात तो ये परमानेंट एम्प्लॉय होता है जो प्रोविजन पीरियड पूरा कर चुका, टेम्परेरी एम्प्लॉय होता है जो बंदा प्रोविजन पीरियड में अभी है। ठीक है जी, ये होता है। अब क्या है यहाँ पे, on subsequent appointment of a permanent government employee in any department or organization under Haryana government, he will be relieved from service on his request and his lien will be retained in the previous department, autonomous body, saturated body, etc. as per provision in the applicable rules। अब है बड़ी बढ़िया बात, क्या? जो बंदा परमानेंट एम्प्लॉय है जिनका प्रोविजन पीरियड पूरा हो चुका है, अगर उसका सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट होती है, यानी कि उसने कोई दूसरा फॉर्म भरा हरियाणा में और वो वहां पे लग गया, अभी बहुत सारे बच्चे लगे हैं इनके ऊपर बड़ा जबरदस्त डिपार्टमेंट में चल रहा है, तो उसको रिजाइन नहीं देना है भाई, ये बात है यहाँ पे। ही विल बी रिलीव फ्रॉम सर्विस ऑन हिज रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट पे उसको रिलीव किया जाएगा और उसके लीन को रिटेन रखा जाएगा, यानी कि उसका लीन बना रहेगा वहां पे जो उसका पुराना डिपार्टमेंट है जिसपे वो काम कर रहा था अभी, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे ऑटोनोमस बॉडी हो, चाहे सैचुरेटेड बॉडी हो, जो एप्लीकेबल रूल है वहां के वहां पे। ठीक है, ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन पीरियड सक्सेसफुली he will have to inform the previous department whether he want to come back or to remain in new department organization under the Haryana government। ये बड़ी बढ़िया बात है, इससे बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। क्या? जब उस बंदे का नई जगह प्रोविजन पीरियड पूरा हो जाएगा, ठीक है, नई जगह प्रोविजन पीरियड पूरा हो जाएगा। मान लो एग्जांपल देता हूं, आज कोई बंदा मान लो क्लर्क था एग्जांपल के लिए, उसका हो गया जी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर में सिलेक्शन। अब यहां से वो जाएगा तो रिजाइन नहीं देना, उसको कहना है कि मुझे रिलीव किया जाए, मेरी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट हो गई है, और डिपार्टमेंट उसको रिलीव फ्रॉम सर्विस करेगा, रिजाइन उसका नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, ये गलतियां हो रही है डिपार्टमेंट में, और उसका लीन रखा जाएगा। फिर वो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर लग गया, वहां पे 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, तो जब 2 साल का प्रोविजन पीरियड पूरा हो जाएगा या उससे पहले उसको लिख के देना है, अगर वो पहले वापस आना चाहता तो आ सकता है, अगर वो पूरा कर लेता है तो उसको पुराने डिपार्टमेंट में लिखित में देना है कि वो वापस आना चाहता है या फिर नए डिपार्टमेंट में ही आगे नौकरी करेगा, ये लिख के देना, ये बात यहाँ पे लिखी है। ठीक है जी, आगे फर्दर नेसेसरी एक्शन रिगार्डिंग रिटेंशन और टर्मिनेशन ऑफ हिज लीन will be taken by the appointing authority of the previous department as per provision note 1 below rule number 29 हरियाणा सिविल सर्विस रूल जनरल रूल। ये रूल मैंने करवाया हुआ है। उसके बाद जब वो लिख के दे देगा, उसके बाद डिपार्टमेंट को तय करना है, अगर वो कहता है कि मैं वापस आऊंगा तो लीन बना रहेगा, वो कहेगा नहीं वापस नहीं आऊंगा मैं, तो उसका जो है लीन टर्मिनेट कर दिया जाएगा रूल नंबर 29 के तहत।
This provision shall not be applicable to the government employee who had to submit his application after obtaining no objection certificate but same was not obtained before or last date of submission of application। मतलब कि ये जो रूल बताया है ये उनके ऊपर लागू नहीं होगा जिन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के द्वारा फॉर्म भरा है, यानी कि डॉक्टर वगैरह या ये जिनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। नॉर्मल जिनका साथ कोई बॉन्ड नहीं सरकार का उनको जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये बताया है। तो ये वाला रूल भाई साहब आपकी समस्या ही खत्म कर देगा। ये जो इंस्ट्रक्शन 11 नंबर पे बताई है, टेम्परेरी इंप्लॉय की बता देती है, परमानेंट इंप्लॉय की बता दी है। और ये रूल अब धुआं उठाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है जी, जिसने वीडियो देखी वो समझ गया होगा। अब अच्छा, रेजिग्नेशन बाय टेम्परेरी परमानेंट एम्प्लॉय हु ऑन द अंडर एनी अदर गवर्नमेंट, ये तो था हरियाणा सरकार के लिए। लेकिन अगर आप हरियाणा से बाहर जाते हो तो फिर रिजाइन है आपका। क्या इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट परमानेंट एम्प्लॉय और एनी अदर गवर्नमेंट में, तो उसको जो है अपना नॉमिनेशन सर्टिफिकेट देना ही देना है। उसके बाद उसको रिलीव किया जाएगा सर्विस से और उसका भी लीन रखा जाएगा। लेकिन ये नॉमिनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप अदर स्टेट में जाते, सॉरी, अगर आप अदर स्टेट में जाते हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए और आपका भी लीन रखा जाएगा। ठीक है जी, आपका भी लीन रहेगा लेकिन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहेगा तब। फिर आपका भी सेम है कि सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ प्रोपोर्शन पीरियड न्यू डिपार्टमेंट में जब पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको लिख के देना है कि आपको यहाँ वापिस आना है या आपको जाना है। फॉर नेसेसरी एक्शन जो है वो बाद में लिया जाएगा, सेम चीज है। ठीक है जी, तो ये भी वही बात है। टेम्परेरी एम्प्लॉय है अगर कोई, वो तो परमानेंट के लिए था। अगर कोई टेम्परेरी जिसका प्रोविजन पूरा नहीं हुआ हरियाणा और वो कहीं और चला जाता है हरियाणा से बाहर, तो for which the application was submitted after obtaining new certificate. In such case, may be submit technical resignation from service without 1 month notice or deposit salary. Otherwise, from resignation from service, he will be submitting minimum 1 month salary. मतलब कि वो उसको फिर टेक्निकल डिजाइन के लिए अप्लाई करना है और अगर टेक्निकल डिजाइन के लिए अप्लाई नहीं करेगा तो फिर उसको सैलरी देनी पड़ेगी। टेक्निकल डिजाइन के लिए अप्लाई करेगा, अगर उसने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया होगा तो टेक्निकल डिजाइन माना जाएगा उसका। ये किसका? टेम्परेरी एम्प्लॉय का। ये फर्क है टेम्परेरी में परमानेंट में, ध्यान रखना। और ये नोट लिखा है, one on appointment of a government employee of any other state government or a government was retained by the previous department was a limited period, he may submit resignation from service without 1 month notice or salary to rejoin the previous post whether the holiday leave। मतलब क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो किसी भी अदर स्टेट गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यानी कि अदर राज्य सरकार से या भारत सरकार से हरियाणा में आता है, अगर जिसका लीन वहां पे है पुराने जो डिपार्टमेंट थे उसको, तो अगर वो वापस जाना चाहता है तो वहां पे टाइम कम होता है, इसलिए वो यहाँ पे हरियाणा में टेक्निकल डिजाइन देके बिना बिना 1 मंथ नोटिस या सैलरी जमा करवाए वापस जाके अपनी ज्वाइन कर सकता है पुरानी सर्विस। ये किसके लिए? जो अदर स्टेट गवर्नमेंट से हरियाणा में आते हैं या भारत सरकार से हरियाणा में आती है उनके लिए लिखा है। ये है रेजिग्नेशन बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु वांट्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है जी, अगर कोई भी रिजाइन देता है चुनाव लड़ने के लिए तो उसके बारे में रूल है। ठीक है जी, लीव ड्यूरिंग नोटिस पीरियड ऑफ सबमिशन और नोटिस ड्यूरिंग लीव, अगर ये वाला सिचुएशन है 1 मंथ का रेजिग्नेशन का, तो यहाँ पे बताया भाई कैजुअल लीव अगर आप कर रहा है तो उसकी अदर लीव है, काइंड लीव, ये सब चीजें है। चलो ये बहुत लंबी वीडियो जाएगी, देखेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, अगला पॉइंट भी बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। क्या? देखो, अगर किसने रिजाइन लिख के दे दिया तो वो वापस लेना चाहता है ड्यू डेट से पहले, तो उसके बारे में बताया कि अगर किसी ने भी रिजाइन अपना वापस लेना है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रेजिग्नेशन, यानी कि जो डेट उसने लिख के दी रिजाइन की, मैं इस डेट से रिजाइन दे रहा हूं, या इन सच केस सेम में बी अलाउड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट द रिजाइन हैज ऑलरेडी हैज बीन एक्सेप्टेड और नॉट। यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर दे दिया है कि वो उस रिजाइन को वापस लेने के लिए अलाउ करे तो कर सकते हैं, बेशक रिजाइन एक्सेप्ट हो गया हो या ना हुआ हो, वो वापस ले सकता है अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको दे दो। इफ द रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल इज टू बी रिजेक्टेड, अगर उसको मना करती है रिजाइन वापस लेने से, तो द ग्राउंड फॉर द रिजेक्शन ऑन द रिक्वेस्ट शुड बी ड्यूली रिकॉर्डेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड सुटेबली इंटीमेट टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसर्न। अगर उसको मना करते हैं कि रिजाइन वापस नहीं होगा, एक्सेप्ट होने से पहले हो चाहे बाद में हो, तो उसको ग्राउंड बताया जाएगा बाकायदा लिखित कि रीजन क्या है आपका, हम मना क्यों कर रहे हैं। ठीक है जी, ये वाला एक केस हुआ था अभी हरियाणा पुलिस का,
उसके ऊपर है। जहां तक मेरा आइडिया है ये काम वहां पे आएगा। रीअपॉइंटमेंट और विड्रॉवल ऑफ नोटिस आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ रेजिग्नेशन, यानी कि ये तो था बिफोर ड्यू डेट। अब है कि अगर आपका रिजाइन देने की डेट है, उस डेट के बाद अगर आप रीअपॉइंटमेंट की या वापस लेने की या करते हो तो क्या होगा उसका। तो ये सुनो, रीअपॉइंटमेंट आफ्टर रेजिग्नेशन और विड्रॉवल ऑफ नोटिस आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ रेजिग्नेशन शैल नॉट बी एडमिसिबल। ठीक है, हाउएवर इट मे बी कंसीडर्ड इन वेरी exceptional circumstances with the approval of chief secretary to government of हरियाणा of the following conditions। मतलब वैसे तो सीधा मना कर दिया कि कोई चांस ही नहीं है अगर आपकी ड्यू डेट के बाद आपकी विड्रॉ करने के लिए कह रहे हो आप, लेकिन फिर भी कुछ सर्कमस्टांसेस में वापस हो सकता है, और वो भी चीफ सेक्रेटरी के अप्रूवल से। सर्कमस्टांसेस सुन लो। The resignation was tendered by the government employee for some complaining reasons which did not involve any reflection or any integrity, efficiency, conduct, and request to withdrawal of resignation has made be result of material change in the circumstances with originally compelled to him tender resignation। मतलब इसमें ये बताया गया भाई वो किसी इंटीग्रिटी में, रिफ्लेक्शन में या किसी भी तरह का उसमें इन्वॉल्व नहीं था। उसके जो रिजल्ट्स हैं, मतलब रिजाइन होने के बाद वो अलग ही है, चेंज हो गया सर्कमस्टांसिस, तो इस तरह की चीजें हैं तो वो कर सकता है, तो रिक्वेस्ट कर सकता है चेंज, मतलब वापस लेने के लिए। दूसरा, द रेजिग्नेशन वाज नॉट टेंडर विद द व्यू ऑफ जॉइन प्राइवेट या कमर्शियल कंपनी होली या सब्सिक्वेंटली ओन बाय कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, या फिर उसने भाई किसी प्राइवेट कमर्शियल कंपनी में या जो हरियाणा सरकार के, सरकार मतलब कोई भी हो उसके थ्रू अगर कोई ऐसा कंपनी है उसके थ्रू ज्वाइन ना किया हो कुछ भी, तो भी कुछ बन सकती बात। तो ये 4-5 चीजें ये आप पढ़ लेना। ठीक है जी। और अप्रूवल ऑफ एचपीएससी एचएसएससी का केस अगर है उनका, तो भी वहां से डायरेक्ट कोटा की अप्रूवल ली जाएगी पोस्ट की। अगला है एक्शन टू बी टेकन बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन। रिजाइन देने के बाद जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके लिए क्या एक्शन उनको लेना है वो बताया गया है इसमें। ठीक है, ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी देखिए अपने का कोई मतलब नहीं। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिजाइन, ये है बात कि रिजाइन को एक्सेप्ट करने की डेट क्या है। वेदर देयर डिले इन एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन अप टू द डेट ऑफ रेजिग्नेशन ड्यू टू वन रीजन और अदर, अगर किसी कारण से जिस डेट को रिजाइन देने की बात कही गई थी उसमें एक्सेप्ट करने में डिले होता है, द सेम में बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू और ऑर्डर और नॉट बी रेट्रोसेप्ट। ठीक है, रेट्रोसेप्टिव इफेक्ट, यानी कि जिस डेट से उसने वो जो था उसका इशू हुआ था उसी से उसको एक्सेप्ट करना है बाद में भी, अगर डिले होता है फिर भी जिस डेट से ऑर्डर होगा उसी डेट से। रेट्रोसेप्टिव इफेक्ट है उससे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, जिस डेट को ऑर्डर इशू होगा उसी दिन का माना जाएगा फिर वो, अगर डिले होता है तो। द गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल कंटिन्यू टू गवर्नमेंट सर्विस अंटिल द रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने रिजाइन दे दिया कि जी मैं तो 4 दिसंबर को रिजाइन दे रहा हूँ, मेरा मान लिया जाए, लेकिन रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता, रिजाइन एक्सेप्ट होता है मान लो 15 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर तक वो बंदा नौकरी करेगा, उसकी चलती रहेगी जब तक। 15 दिसंबर को एक्सेप्ट करेंगे तो 15 दिसंबर का ही रिजाइन माना जाएगा, उसको आप बैक डेट से नहीं मान सकते, ये इसमें बताया गया है। इट इज नॉट ओपन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय to relinquish the charge after depositing 1 month salary in lieu of notice, otherwise where nothing is due against the allowed to be। ठीक है, ये कुछ नहीं इतना ठीक है। अच्छा, बेनिफिट ऑफ पास्ट सर्विस टुवर्ड्स पे पेंशन लीव इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जब हम रिजाइन देते हैं तो पुरानी सर्विस जो थी उसका पे, पेंशन, लीव, ये कहते हैं हमारी सर्विस जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, छुट्टी मिलेगी आगे नहीं मिलेगी, ये चीजों पे भी बहस होती है। आ जाओ, इसका भी बहुत बढ़िया, मैं कह रहा हूँ ये जो 14 पेज है ना ये बहुत बढ़िया निकाले हैं, काफी समस्या खत्म हो जाएगी इससे। अब देखो, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट अगर होती है एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे विद और विदेशी डिपार्टमेंट में, ठीक है, अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, वेयर द बेनिफिट ऑफ पास्ट सर्विस टुवर्ड पे फिक्सेशन, पेंशन, डेथ कम ग्रेजुएटी लीव, ये सब है जो हरियाणा सिविल सर्विस रूल के तहत जो है। ठीक है, तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, द सेम शैल नाउ बी एडमिसिबल वेयर द एप्लीकेशन फॉर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट हैज बीन अलाउड टू सबमिट इट विदाउट obtaining any no objection certificate under these instruction और इंक्रीमेंट वाज नॉट इज सर्विस, अगर वो सर्विस में नहीं था उस टाइम पे, देखो अगर उसने प्रॉपर चैनल फॉर्म भरा है तो उसको ये सब चीजों का फायदा मिलेगा जो ऊपर बताई है। अगर वो सर्विस में नहीं था उस टाइम पे जब ये फॉर्म भरा तो भी उसको सारी चीजों का फायदा मिलेगा। ठीक है जी।
Such cases the condition of through proper channel or NOC shall be ignored for the purpose of grant of benefit of past service। यानी कि देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यानी कि जो बंदा जॉब पे नहीं था तो उसके लिए थ्रो प्रॉपर चैनल एनओसी है, इन चीजों को इग्नोर किया जाएगा और उसको बेनिफिट दिया जाएगा पुरानी सर्विस का, जो वहां पे उसको भी जो छुट्टियां जुड़िया कुछ भी लगा। इन अदर केसेज वेयर द एप्लीकेशन फॉर सबमिट for subsequent appointment was to be submitted with the no objection certificate proper channel under these instructions the benefit of past service shall not be eligible if the application was submitted directly by the government employee। मतलब जिन पदों के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है, अगर वो बिना उसके कर देते हैं, डायरेक्ट भेज देते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म, तो उनको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा आगे रिजाइन देते टाइम। All the cases pertaining to benefit of past service towards pay fixation, pension, death cum retirement, gratuity and the leave will be examined under the rule issued by the finance department in regard the finalized by the administrative department in the consultation with the finance department। तो ये सब चीजें जो बताई गई हैं ये सारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की सलाह से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो इनको फाइनलाइज करेगा। बाकी कुल मिला के बात ये है कि अगर आपने प्रॉपर चैनल से फॉर्म भरा है तो आपको सब कुछ मिलेगा, और अगर आप नौकरी में आने से पहले, आप जब नौकरी में नहीं थे जब फॉर्म भरा था तो भी आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो ये बताया भाई चेक लिस्ट ऑफ पॉइंट कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन रेजिग्नेशन है, एनेक्सर ए है, कुछ जो एनेक्सर बी की बात हो रही थी वो बताया गया, ये नीचे ये इंस्ट्रक्शन है। तो ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई है। अब यहाँ पे देखो रेजिग्नेशन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये चीजें एनेक्सर ए चेक लिस्ट, ठीक है, ये बताया, इसमें पॉइंट सारे बताने पड़ेंगे सारे, ठीक है जी, रेजिग्नेशन उसके लिए। और एक ये पॉइंट ध्यान रखने, ये इंस्ट्रक्शन एनेक्सर बी में बताई थी जो मैं बता रहा था आपको 1962 की, वो देखो ये रही टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय टेम्पोररी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट नोटिस, इसके बारे में था, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया थोड़ा सा और, ठीक है, इस तरीके 2018 में आपको आगे मिलेगा 1972 का ये रहा एक लेटर, वो भी वही था, ठीक है जी। फिर आप 2018 में जो एनओसी वाली बात है वो ये है, ठीक है जी, ये वाली जो 2018 में आई थी। तो इस तरीके से है भाई, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब ये जो लेटर है ना ऊपर के जितने भी ये पॉइंट बताए गए हैं, टोटल पॉइंट कितने हैं, ये टोटल पॉइंट है आपके, ये है आपके 19। इन पॉइंट में पूरी क्लियरिटी दे दी गई है रिजाइन के बारे में, चाहे टेक्निकल रिजाइन हो चाहे सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट हो। ये जो लेटर है ये आपको आगे बहुत फायदा करेंगे, आपका जिस भी तरह का केस हो आप इन रूल्स को सेव कर लेना, ये मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, वहां से भी आप इनको सेव कर लेना, और अपना आगे जब भी आपका इस तरह का केस हो तो आप इनको अटैच करके दो। और टेक्निकल बता रहा हूँ फिर दोबारा से, जो बंदे सब परमानेंट एम्प्लॉय है जिनका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है, अगर वो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उनका रिजाइन नहीं होगा, उनका सिर्फ रिलीव ऑफ सर्विस फॉर इज रिक्वेस्ट, सिर्फ रिलीव किया जाएगा, रिजाइन नहीं होगा, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, और समझ आई नहीं आई कमेंट कर देना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय रणा, दिन शुभ।